चौधरी साहब, आपका एक मौकफ है न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे, बाकी पैनल्स उससे एग्री नहीं करते, लेकिन मैं बात को लेकर जाऊंगा अब आगे। ये भी बात यहां पर हुई कि इससे पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें स्पॉयलर का रोल प्ले किया इजराइल ने। अब इस वक्त आपके ख्याल में अब दोबारा मुज़ाकरात की फ़ज़ा जो बन रही है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतन्याहू या इजराइल के इन्फ्लुएंस से इतना बाहर निकला है चौधरी साहब कि अब वो स्पॉयलर का रोल प्ले नहीं कर पाएगा और ये एग्रीमेंट होके रहेगा इंशाल्लाह? जी, मुझे लगता है कि एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब देखें जो नेतन्याहू है या इसराइल है वो लेबनान तक महदूद हो गया है, और वहाँ पे मुझे लगता है अमेरिका उसको लीवरेज दे रहा है कि लेबनान के दरियाए लितानी तक वो कब्जा करना चाहता है। वहाँ पे डायलॉग चल रहे हैं, तो इस वक्त भी उनकी जो वार है वो सिर्फ लेबनान और इसराइल के दरमियान है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नेतन्याहू को ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से कि ज़ाहिर है उससे भी, लेकिन चौधरी साहब ईरान बगैर लेबनान के एग्रीमेंट को दाखिल किए हुए किस तरह आगे चलेगा? वो तो कहता है लेबनान इज द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, होगा तब चलेगा आगे कि लेबनान के साथ भी जंगबंदी और अमन होगा। मेरा ख्याल है उस वक्त तक जब तक ये पाकिस्तान के अंदर डायलॉग होंगे उस वक्त तक लेबनान का मसला हल हो चुका होगा। क्योंकि अब दोनों फ्रीकैन जो हैं वो अपने सामने बैठ गए, इसराइल भी बैठ गया, लेबनान भी बैठ गया। अब अगर लेबनान को एतराज़ होता उस पर तो वो इसराइल के साथ बैठता ही ना। तो जब उसने बैठ लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका को, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वाशिंगटन में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर सकता हूँ या मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ईरान जो है एक थर्ड पार्टी बन गया उसमें। या तो लेबनान जाता ही ना, वो कहता जी ईरानियों आमने सामने बैठ गए, ठीक ठीक, या वो ये कहता जी कि हम अकेले मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब वो आमने सामने बैठ गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो ईरान अब जो ना थर्ड पार्टी बन गया। अब ईरान उसके अंदर वो स्टेक होल्डर नहीं है, क्योंकि अगर लेबनान को एतराज़ होता तो वो इनकार कर देता। लेकिन अब अगर वो डायलॉग हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि बाय हुक एंड क्रूक अमेरिकन ये डायलॉग ख़त्म करवाएंगे और कुछ ना कुछ लेबनान को दे के, कुछ ना कुछ इसराइल को दे के, ताकि नेतन्याहू ड्रम बजा सके, वो अपनी कामयाबी का ऐलान कर सके कि देखिए इस जंग में हमने ये हासिल किया है कि हमारी सरहदें जो है आगे बढ़ गई हैं, और अब हम रिवर लितानी तक चले गए हुए हैं जहाँ पर जाना चाहता था। आखिर उसने भी अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करना है। तो अब आप देख लें कि ईरान के ऊपर बात नहीं हो रही, नेतन्याहू ईरान के ऊपर बात नहीं कर रहा, ईरान के ऊपर अटैक की बात नहीं कर रहा। वो अमेरिकन और ईरानियन जो है वो आमने सामने और एक दूसरे के करीब हो गए हैं, और अब वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है लेबनान के ऊपर। तो इस वार थिएटर को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक चेंजेस आपको नजर आएंगे, और उस चेंजेस का मतलब ही ये है कि ये मामला जो है सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। और ये जो डायलॉग अगले हफ्ते जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह भी यही है कि उस वक्त तक लेबनान का मसला सेटल करना चाहता है अमेरिका। बिल्कुल ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिस पे हमने भी डिस्कशन करनी है ब्रेक के बाद, और वो चीबा साहब भी कह रहे थे कि वो इनके पास बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उसके ऊपर। वो ये कि जेडी वेंस जो कह रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ी डील की जाएगी, एक बहुत बड़ी डील। वो बहुत बड़ी डील क्या है जो अमेरिका चाह रहा है, और वो जो इस्लामाबाद में अगर होने जा रही है तो वो बहुत बड़ी डील क्या है, और ये भी मैं डिस्कस करूंगा ब्रेक के बाद। जो जावेद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका का सदर, ईरान के सदर, टर्की के सदर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वो जब डील हो जाए तो इलामिये के लिए इस्लामाबाद आए, तो वो कौन सी डील होगी जिसके बाद ये तमाम लोग आ पाएंगे और कितने % चांस है? जावेद चौधरी साहब, हमारे सामने सिर्फ एक ही मामला आया, हर्डल एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका को लेकर, और जो कि बड़ी मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बात थी। हम तो समझ रहे थे कि जो दूसरे मामले हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या दूसरे मामले जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ वो हाईलाइट नहीं किए जेडी वेंस ने और ईरान ने, लेकिन वो मौजूद हैं, और जब कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होगा, अनकरीब होगा, तो उसमें वो एड्रेस किए जाएंगे। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मस कंट्रोल कौन संभालेगा, या वो पहले वाली पोजीशन रहेगी या कुछ और होगा। अभी आपको पता है इंग्लैंड और फ्रांस मंडे को एक प्रेस टॉक कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक यूरोप का एक वो देंगे, सोल्यूशन देंगे अमेरिका को निकाल कर बाहर, अमेरिका एक्सक्लूड करके कि किस तरह नेविगेशन इंटरनेशनल स्टेट ऑफ हॉर्मस की संभाली जाए। वो भी एक प्रपोजल आएगा, वो मंडे को आना है अभी हमारे सामने पेरिस से। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मस के अलावा सैंक्शंस का जो मसला है ईरान का, रिलीफ का, वो आपको लगता है कि इसमें एड्रेस हो जाएगा? अमेरिका जो है वो इस हद तक चला जाएगा कि हाँ जी ठीक है हम सैंक्शंस उठा रहे हैं ईरान के ऊपर, कि ईरान मान गया 10 साल पे यूरेनियम एनरिचमेंट वाली बात के ऊपर कि नहीं करेगा वो। और तीसरा वो जो ईरान कह रहा है कि जी हमें पैसे दें आप, हमारी जो डिस्ट्रक्शन हुई है। ये 2-3 पॉइंट्स कहाँ स्टैंड करेंगे इस फाइनल एग्रीमेंट में चौधरी साहब? नहीं, ये सब कुछ सेटल हो गया हुआ है, ये कमरा सा सेटलमेंट हो गई हुई है सारी। सिर्फ इशू जो थे वो आबनाए हुर्मस का और न्यूक्लियर का था, यहीं पे जाके डायलॉग खत्म हुई। और वो आबनाए हुर्मस का भी इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उसने, आप देख लें जेडी वैंस ने उसकी बात नहीं की, सिर्फ उसने न्यूक्लियर की बात की है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझे कि 50% वो भी, उसका भी डिसीजन हो गया हुआ है। या तो ये पुरानी पोजीशन होगी या फिर कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स बनेगी जो आके उसको मॉनिटर करेगी, और उसके अंदर ना अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा ना ईरानियन इन्फ्लुएंस होगा। एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जो उसको देखेगी, उसके ऊपर ईरानियंस भी एग्री हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अब बाकी ज़्यादा बेहतर जानता है। यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
और वो इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। कमाल इस तरह किया कि इतनी साइलेंस पाकिस्तान की तरफ से, आप देखें जितनी इंफॉर्मेशन निकल रही है अमेरिका की तरफ से निकल रही है या फिर ईरान की तरफ से निकल रही है, पाकिस्तान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ ज़राए की तरफ से, और यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है। और ये जो कंप्लीट साइलेंस है उसने पाकिस्तान के वक़ार के अंदर बड़ा इजाफा किया, और ये पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान जब कोई चीज़ करना चाहता है तो इतनी साइलेंस रखता है कि कोई चीज़ एक्सप्रेशन में भी नहीं जाती, फेस के ऊपर भी नहीं आती। इससे पहले 1971 में या 1969 में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार करवाए थे, कानो कान खबर नहीं हुई थी दुनिया में किसी बंदे को, और वो कमाल किया था पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। इस हद तक सीक्रेसी थी कि हमारे जो साइंटिस्ट थे चागी जाते थे, लेकिन वो कराची की फ़्लाइट बुक होती थी उनकी, और पूरी ज़िंदगी जितना अर्सा चागी के अंदर टनल्स बनती रही और वहाँ पे न्यूक्लियर जो है शिफ्ट होते रहे, उस दौरान किसी साइंटिस्ट ने कोयटा का टिकट भी नहीं खरीदा था किसी जगह से, ताकि ये भी साबित ना हो जाए कि कोयटा हमारा कोई साइंटिस्ट भी गया है। वो कराची जाते थे और वहाँ से फिर वो उनके आईडी तब्दील करके उनको कोयटा भेजा जाता था। इवन वो ड्राइवर इस्तेमाल नहीं करते थे, और ट्रक्स जो थे वो भी खुद वो चला के लेके जाते थे चागी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सीक्रेसी थी पाकिस्तान की तरफ से कि किसी को पता नहीं चला कि चागी के अंदर पाकिस्तान ने टनल्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे न्यूक्स रखती हुई हैं और वहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान जब साइलेंस में काम करता है तो कमाल ही कर देता है। तो ये तीसरा वाक़या है जैसे पूरी दुनिया को हैरान किया है कि देखें इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप से निकल रही है, जेडी वैंस से निकल रही है, उस साइड से अब्बास अरागची साहब से निकल रही है, कालीबाफ साहब से निकल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोला और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कमाल है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। जी। और दूसरा ये है कि मैं चीमा साहब से इत्तफाक करता हूँ कि अमेरिका जो है ना वो एक बेसिकली ऑयल कंसोर्शियम बनाना चाहता है और उससे फिर पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करना चाहता है। वेनेजुएला का ऑयल जो दुनिया में नंबर 1 रिजर्व है वो उसके पास है। अमेरिका जो इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो डिग आउट कर रहा है शेल टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ज़ाहिर नंबर 1 है। और थर्ड जो है वो नंबर 2 इन द वर्ल्ड रिजर्व्स के लिहाज से ईरान है। अब ये अगर तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं और साथ सऊदीज़ जो हैं या अरब जो हैं उनका तेल अमेरिका के पास है क्योंकि अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे काम करती हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया का जो 80% रिजर्व होगा तेल का या जो ट्रेड होगी वो अमेरिका के हाथ में चली जाएगी। तो बड़ी अच्छे तरीके से वो डील कर सकेगा चाइना के साथ और इंडिया के साथ आने वाले दिनों में मैनिपुलेट